तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मारुति कुछ करे इसके लिए, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। इंजन पावर का भी पता चलता है, ट्रांसमिशन का भी पता चलता है, हैंडलिंग का भी पता चलता है। ये गाड़ी बहुत अच्छी है हैंडलिंग में। थर्ड सर्विस पे मैंने इसमें सिंथेटिक ऑयल करवाया था। मेरी उनसे ऑफलाइन बात हुई जो मारुति से आए थे, दे एग्रीड कि प्रॉब्लम है। अगर ये शायद किसी और कंट्री में हुआ तो सेफ्टी कंसर्न बन के सारी गाड़ियाँ कॉल बैक होती। दोस्तों आपका बजट करीब करीब 12 लाख रुपए का है और इस बजट के अंदर आप एक मिड साइज एसयूवी जो है परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं ग्रैंड विटारा परचेस करने के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं क्रेटा ली जाए, सेल्टोस ली जाए, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट का जो है रिव्यू करने वाले हैं, ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी को करीब करीब जो है वो 10 महीने हो चुके हैं, कस्टमर ने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस वाली गाड़ी के अंदर उनको क्या कुछ कमियाँ मिली हैं, क्या कुछ अभी तक उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट ढूंढे हैं, गाड़ी लेने का रीज़न क्या था, अभी तक जो रीज़न था उस पर वो गाड़ी फुलफिल उतर रही है या नहीं उतर रही, सब चीज़ों की बात है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो मिलाते हैं सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हनीश नाम है मेरा। सर ये बताइए गाड़ी आपने कब परचेस करी? ये 20 मई को परचेस की थी। तो ऑलमोस्ट 10 मंथ जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। हम लोग मार्च में वीडियो शूट कर रहे हैं 2024 के अंदर। कितनी चल चुकी है गाड़ी अब तक? ये 10,500 किलोमीटर। ठीक है, तो सर्विस वगैरह जो है वो अपनी मेजर वाली थर्ड वाली सर्विस हो चुकी है। हो गई है। अब ये बताइए सर इस कार को लेने का खास रीज़न क्या रहा, क्योंकि इस बजट में कई सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो आपने ग्रैंड विटारा ही क्यों कंसीडर करी? मैंने स्टार्ट किया था बलिनो से देखना, जब माइंड मेकअप किया था कि गाड़ी चेंज करनी है। ठीक है। फिर फ्रॉन्क्स उस टाइम लॉन्च हुई थी, तो फ्रॉन्क्स की लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी। आगे से ग्रैंड विटारा वाली लुक थी, ऊंची भी थी, तो उसमें बैठ के देखा, अच्छा लगा, फ्रॉन्क्स बुक करा दी। फिर वो 10 एक दिन तक मिली नहीं। इन बिटवीन और रिसर्च चल रही थी, फिर मुझे लगा कि उसकी लुक ग्रैंड विटारा वाली है तो ग्रैंड विटारा ही ले लेते हैं। ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था, तो 2-1 लाख का डिफरेंस था। बट सेगमेंट तो चेंज हो गया ना गाड़ी। हाँ, यही सोच के लिया कि जहाँ पे मुझे जो उसका वेरिएंट पसंद आया था वो आया था ऑटोमेटिक। वो मुझे अराउंड 1080 की पड़ रही थी, तो मैंने कहा 2 लाख और डालते हैं। फिर ऑटोमेटिक से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, गाड़ी बढ़िया आ गई। मतलब कि सिग्मा वेरिएंट लिया है विद मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपने। हाँ, ये बताइए कि इससे पहले कोई कार आप यूज़ किया करते थे? हाँ, इससे पहले मेरे पास रिट्स थी, मारुति की गाड़ी आप यूज़ करते थे। तो ग्रैंड विटारा जाने का रीज़न यही था कि आप फ्रॉन्क से थोड़ा अपग्रेड करके इस पे आप जा रहे थे? सिंपल रीज़न ये था कि जहाँ मैं 10,80,000 लगा रहा हूँ, वहाँ पे 2 लाख और डाल के अगर मुझे बड़ी गाड़ी मिल रही है, इंजन अच्छा मिल रहा है, 1500 सीसी में आ रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना उस पर जाया जाए। स्पेस, इसका बूट स्पेस मुझे बहुत पसंद आया था। तो रिट्स में मेरे पास ये प्रॉब्लम रहती थी यार, लगेज का इशू था, लगेज नहीं जा रहा था। सेम प्रॉब्लम फिर फ्रॉन्क्स के साथ रहती, तो इसलिए एक बड़ी गाड़ी जो है वो आपने चूज़ करी। तो बेसिकली फैमिली पर्पस के लिए ही आपने गाड़ी जो है वो ली है, या फिर रनिंग ज़्यादा रहती है, किस तरीके की? नहीं, मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है। आपने देखा है ये 9-10 मंथ्स में 10,000 ही चली है, तो रनिंग ज़्यादा नहीं है, बस अपना फैमिली पर्पस के लिए। ऑफिस वगैरह जाना होता है तो कभी इस पे चले जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इंजन वगैरह की, क्योंकि 1.5 लीटर का इंजन मिलता है इस कार के अंदर, और आपने भी रीट्स में शायद 1.2 चलाया होगा, तो उसके हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो कैसा कुछ इंजन की इसकी? बहुत फ़र्क है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो कभी ऐसा लगता नहीं जैसे गाड़ी स्लो हुई है तो इतनी जल्दी नहीं मांगती कि गियर छोटा करके निकालो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े गियर पे भी उठा लेती है गाड़ी। तो लोग कहते हैं कि इसका जो इंजन है अंडर पावर कहीं ना कहीं फील होता है, तो ऐसा कुछ आपने फील वगैरह किया? सिटी में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, बाहर भी ऐसा मेरे को ऐसा लगा नहीं कि अंडर पावर है। जितनी पावर चाहिए एक्सीलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ये कर रही है। अब जैसे कि आपने कहा सर्विस वगैरह आपने करा ली है, 3 मेजर सर्विस हो चुकी है, 10,000 पे हो जाती है तीसरी सर्विस। सर्विस एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, आप पुराने मारुति के अपने कस्टमर रहे हैं, तो कंपेयर किया जाए कैसा रहा सर्विस का एक्सपीरियंस वगैरह आपके साथ? अच्छा है यार, मतलब पहली 2 सर्विस मैंने जो 1000 और 500 पे होती है ना, नहीं पहली 1000 पे, दूसरी 5000 पे होती है, सॉरी, तो उसमें मैंने कराई थी एरिना से, तो अच्छा रहा था वहाँ पे भी। बट फिर मैंने थर्ड सर्विस नेक्सा पे जाने का सोचा कि यार इसकी जो पर्टिकुलर शोरूम्स है वहीं से कराया जाए, जो कि नेक्सा के लिए बनाई गई है। हाँ, तो वहाँ से कराई तो वहाँ का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहा। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो सर्विस आपको अच्छी जो है वो मिली है। अभी तक ये बताइए सर, गाड़ियों में क्योंकि गाड़ियाँ जनरली ली जाती हैं तो आफ्टर यूसेज के बाद कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको कमियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उन कमियों को अगर बताया जाए तो क्या कुछ आपको लगा है अभी तक इस गाड़ी के अंदर? गाड़ी में कमी मुझे सिर्फ यही लगी है कि इसका जो
हेडलाइट पावर है वो कम है। जैसे कि और मतलब कि थ्रो अच्छा नहीं मिलता आपको? मैं जब या ये फिर गाड़ी लेके आ रहा था ना, तो मैं गाड़ी लोकल मुझे कहीं मिली नहीं, वेटिंग पे थी। तो मैं अदर स्टेट से ये गाड़ी लाया था, तो 250-300 किलोमीटर चला के ला रहा था रात को। तो हाईवे वगैरह पे तो कुछ इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि अपना नेशनल हाईवे से ही आ रहा था इधर। जब इधर अपना थोड़ा सा अंधेरे वाले एरिया में आया, तो मुझे उसी दिन फर्स्ट डे पे फील हो गया कि यार इसकी लाइट ठीक नहीं है। पहली बात तो फोकस्ड नहीं थी, राइट वाली बहुत ज़्यादा पहले नीचे गिर रही थी, लेफ़्ट वाली बहुत ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब अलाइनमेंट उसकी सही नहीं थी? अलाइनमेंट सही नहीं थी। तो मैंने कहा इग्नोर किया, मैंने कहा एक दो दिन देखते हैं। फिर सर्विस सेंटर में बात करी, उन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया कि ऐसी ही है। फिर मैंने कंप्लेंट की मारुति में, ठीक है। तो वहाँ से पहले रिस्पॉन्स ये आया कि नहीं ये ठीक है, और उन्होंने केस क्लोज कर दिया। मतलब सुनवाई नहीं हुई ऐसा हाँ, ऐसा कुछ? फिर दोबारा नेक्स्ट डे पता नहीं उनका कैसे दोबारा कॉल आया कि हम चेक करना चाहते हैं। मैं ठीक है। उनकी फिर रात को टीम आई, 4 लोग थे, एक लाइट्स इंजीनियरिंग से, एक डिज़ाइन से, ऐसे करके मतलब 4 लोग आए। वो लोग बता रहे थे कि गुड़गांव डिपार्टमेंट से हैं। तो यहीं घर के पास ही एक रोड थी जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती थी, मैंने वहाँ पे टेस्टिंग करवाई। तो बड़ी हैरानगी हुई, पता चला कि वो टेस्टिंग के लिए सिर्फ आए थे, कोई इक्विपमेंट वगैरह तो था नहीं उनके पास। पहले उन्होंने देखा तो उनको ये रियलाइज़ तो हो गया कि गाड़ी की लाइट्स फोकस नहीं है, एक बहुत पहले गिर रही है, एक बहुत आगे जा रही है। फिर उन्होंने गाड़ी के पीछे से ही मैट निकाला, जैसे मैंने कहा कि कोई इक्विपमेंट तो लाए नहीं थे, तो उसी मैट से उन्होंने राइट साइड वाली लाइट को कवर किया, देखा लेफ़्ट वाली कितनी आगे जा रही है, वहाँ पे मार्किंग करी, और फिर इधर वाली को कवर किया, इधर वाली का देखा कि गाड़ी की कहाँ पे रीच आ रही है लाइट की। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी फोकस नहीं है। फिर फोकस करने के लिए उनके पास स्क्रू ड्राइवर भी नहीं था, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी करने आ गए फॉर्मेलिटी थे? करने आ गए थे। फिर मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम तो है, गाड़ी फोकस नहीं है, लाइट्स इसकी वो हो जाएंगी, वो कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो थ्रो नहीं है? रेंज ठीक है, जितना चाहिए होता है उतना कर रही है, लेकिन वो लाइट्स की इंटेंसिटी होती है ना, ऐसे लग रहा है जैसे 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, और वो मतलब कि लाइट दिए वाला काम कर रही है? दिए वाला काम कर रही ठीक है। है। तो अभी इन बिटवीन मैं अपने पुरानी जो गाड़ी थी मैंने वो चलाई, मेरे फ्रेंड के पास ही है वो। तो जैसे ही मैंने उसकी लाइट ऑन करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गाड़ी की लाइट बड़ी कम है। तो ये चीज़ आपने मतलब सिर्फ अपनी गाड़ी के अंदर नोटिस करी है, या फिर दूसरे जैसे कि ग्रैंड विटारा ओनर्स होते हैं उनसे भी ऐसा बातचीत आपने करी? मेरे नोन में किसी का ग्रैंड विटारा है नहीं, बट एक हमारा ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे यूज़र्स हैं ग्रैंड विटारा के, तो उसमें सारे ही हैं, सिग्मा भी है, अपर मॉडल्स भी हैं। तो उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो जिनके पास सिग्मा है उनका एक ही रिप्लाई आया कि यार लाइट्स ठीक नहीं है। तो हमने एक ही चीज़ करी है कि जाके एलईडी लगवा ली है मार्केट से। तो उन्होंने उसकी बताया भी कि कौन सी लगाई है, क्या रिकमेंड किया है, बट मैंने बाहर से कुछ लगवाना नहीं था, गाड़ी भी ली थी तो अंदर से ही सब कुछ काम कराया था नेक्सा से। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मारुति कुछ करे इसके लिए, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। और सही बताऊं तो कभी कभी जैसे ऐसी जगह पे जाना होता है, तो मुझे थोड़ा सा अंदर रहता है, नई गाड़ी होने के बावजूद, कि यार ऐसे टेरेन पे ना जाऊं जहाँ पे अंधेरा है? अंधेरा तो चल जाता है, जैसे हिल्स हो गई, वहाँ पे यार लाइट्स बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं कि प्रॉब्लम आए ऐसी जगह पे, बट मुझे अंदर से ये हो गया कि लाइट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं कि मैं कॉन्फिडेंटली गाड़ी अंधेरे में मतलब कहीं ना चलाऊं। कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो रहा है लाइट की वजह से? लाइट की वजह से। तो मतलब इतनी इनफ पावर इसकी नहीं, और आपको अभी तक जो जो भी आप कहो तो डे वन से आपने नोटिस किया, 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है? कंपनी से तो कोई उम्मीद भी नहीं है मेरे को, क्योंकि सर्विस कराने गया तो उन्होंने भी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, सर लाइट्स तो यही आ रही हैं इसके अंदर। अब इसका जो ऊपर वाला मॉडल है उसके अंदर एलईडी है, हाँ। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कि वो वाली एलईडी इसमें लगा दो, पे मैं कर देता हूँ, जो 10-15 हज़ार लगेंगे। कह रहे जो इसके अंदर कनेक्टर्स हैं वो सेम नहीं है, उसके कनेक्टर्स अलग हैं, इसके अलग हैं। बाहर से बात करता हूँ, वो कहते हैं कोई इशू आएगा ही नहीं, 7-8 थाउजेंड की एलईडीज़ हैं, ब्रांड भी बताया था,
लगवा लो, बट मेरा दिल नहीं मान रहा बाहर से लगवाने का, तो मतलब फंसा देने वाली बात है ये। मतलब ना इधर के ना उधर के रहे। तो ये तो बात होगी लाइट्स की। लाइट्स के अलावा भी कोई चीज़ आप नोटिस कर रहे हो इसमें जो कि आपको लगता है कि कमी के अंदर आती हो, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो? हाँ, एक इसका एसी वेंट होता है ना एक ऑप्शन के, इंटरनल सर्कुलेशन और आउटर एयर, उसमें इशू है कि जैसे कई बार बाहर स्मेली एरिया होता है, जैसे अपना गुड़गांव जाता हूँ मैं तो लेफ़्ट साइड पे एक कूड़े का हाँ, ढेर है, गार्बेज का गार्बेज का वो पहाड़ सा बनाया हुआ है इन्होंने, तो वहाँ पे एसी चल रहा होता है तो अपन इंटरनल सर्कुलेशन पे ही रखते हैं हमेशा, तो वो बाहर वाली स्मेल अंदर आ जाती है। मतलब कि वो सिर्फ फीचर जो दिया हुआ है वो वर्क नहीं कर रहा है। वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, इतना ये कैसे? efficiently नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसको ओपन रखते हैं, जैसे एक आध बार ओपन रह गया था तो बुरा हाल हो जाता है अंदर। उसको ऑन रखते हैं कि इंटरनल सर्कुलेशन रहे, तो ये लगा लो कि 30% कम है। मतलब जो उसको कवर करना चाहिए अंदर से ढक्कन बंद होना चाहिए, पूरा प्रॉपर बंद नहीं हो रहा हाँ, है। जो उनका मैकेनिज्म है हाँ। उसको क्लोज करने का, वो कहीं ना कहीं 70% ही वर्क कर रहा है। ये बात भी मैंने सर्विस सेंटर बोली थी, बट उनके तो टेम्पलेट आंसर होते हैं तो इतना कुछ हुआ नहीं, और ये इतना बड़ा कंसर्न मेरे लिए है नहीं, लाइट्स का मेजर था, ये तो चलो मैनेजेबल है। तो ये तो नेगेटिव की बात हो गई। कुछ खासियतें भी होंगी गाड़ी के अंदर जो कि आपको पसंद आई, उसकी अगर हम बात करें? हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। हम्म। मैंने रिट्स थी मेरे पास पहले, वो तो चलो गाड़ी अच्छी थी, उसके बाद मैंने बलिनो चलाई है, 7-8 दिन मेरे पास बलिनो रही थी अभी किसी की, नई मॉडल, मतलब लेटेस्ट जो आया है, फेस लिफ्ट वाला नेक्स्ट जेन। हाँ, तो पता चलता है फ़र्क चलाने में, ठीक है। इंजन पावर का भी पता चलता है, ट्रांसमिशन का भी पता चलता है, हैंडलिंग का भी पता चलता है। ये गाड़ी बहुत अच्छी है हैंडलिंग में। ब्रेकिंग वगैरह कैसी रही? अच्छी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाकी बात करते हैं कुछ अंदर से बैठकर सीटिंग वगैरह की। तो सर सबसे पहले अपनी हाइट बताइए 5.8 के अराउंड रहने वाली है। तो सर इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जैसे मैं देख रहा हूँ, तो सीट वगैरह प्रॉपर्ली एडजस्ट वगैरह हो जाती है? हाँ, उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब कमांडिंग व्यू जो है वो आपको मिल जाता है। बात करें सर्विस वगैरह जैसे आपने बताई, तो मैं सर्विस कॉस्ट जानना चाहूँगा कि सर्विस कॉस्ट जो है वो आपकी क्या रही थर्ड सर्विस, क्योंकि शायद वो पेड हो जाती है। थर्ड सर्विस पे मैंने इसमें सिंथेटिक ऑयल करवाया था, और दे रिकमेंडेड के एयर फिल्टर विल वर्क, तो वो चेंज नहीं करते, बट मैंने उसको चेंज करवाया, तो मेरा 5500 के आसपास आया था। मतलब थर्ड सर्विस जो मारुति की होती है उसमें लेबर फ्री रहती है, और आपको जो है जो कंज्यूमेबल्स वगैरह लगते हैं उसके पेड करने होते हैं, तो 5500 रुपये के आसपास आपकी कॉस्ट आई। और वो मैंने ऑयल अपग्रेड कराया था, सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक डलवाया था, और फिल्टर अपनी चॉइस से चेंज कराया था। ठीक है। एयर फिल्टर। और जैसे अब कहा जाता है सेफ्टी के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें रहती है मारुति के रिगार्डिंग, क्योंकि सेफ्टी में काफ़ी आपने सुना ही होगा, तो उस पॉइंट पे आप ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? मतलब सेफ्टी के हिसाब से क्या रहता है इसमें? आजकल मैं भी जैसे लेने से पहले बड़ा कंसर्न था कि गाड़ी ऐसी लेनी है जो फैमिली के है, तो सेफ भी हो, सब कुछ हो, तो इस पे काफ़ी रिसर्च करी, और फिर मेरा जो ड्राइविंग पैटर्न है, मैं हाईवे पे भी चला रहा हूँ तो मेरी स्पीड रहती है 80-90, मैं उसको क्रॉस नहीं करता कभी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ उसमें। चाहे मेरे पास रेट्स भी थी, वो भी 80-90, जो रोड की स्पीड लिमिट है मैं उसी पे चलाता हूँ। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे गया था, 120 की लिमिट है वहाँ पे, मेरी गाड़ी 90-100 इसी पे चल रही थी, 90 या 100। मतलब मेंटेन करके अपने हिसाब से आप चलाते हो? अपने हिसाब से चलाता हूँ। तो दूसरा मेरे लिए कंसर्न सबसे आया था कि मुझे माइलेज थोड़ी अच्छी चाहिए थी, तो वो मारुति में ही मिलती मुझे, इतना मुझे पता था। और फिर यही हुआ कि फाइनल के ग्रैंड विटारा ही लेते हैं। तो माइलेज की जैसे आप बात कर रहे हो, टाटा में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाटा और महिंद्रा का आता है कि सेफ्टी में है। हाँ, 5 स्टार रेटेड है, बहुत अच्छी गाड़ी और है। मेजरली बिग भी वो उसी पैटर्न पे रही है कि 5 स्टार होने की वजह से। तो मेरे को ये था कि मेरे को गाड़ी में आवाज़ नहीं चाहिए, मेरे को इंजन रिफाइन चाहिए। जब मैं गियर लगाऊं तो ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि कटक कटक करके कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं। ट्रैक्टर चला रहे हैं। ठीक है। बाकी मेरे फ्रेंड्स के पास है, 2 फ्रेंड्स ने टाटा लिया है, गाड़ी में बैठते हैं पता चलता है कि डोर्स हैवी हैं, गाड़ी हैवी है, बट जब वो बात आती है, स्टार्ट होती है, तो बड़ा नॉइस आता है। मतलब वो फील नहीं हो पाता जो आप मारुति में फील करते हो? मारुति हुंडई ये गाड़ियों में रिफाइनमेंट है। ठीक है। अब ये बताइए माइलेज की आप बात करें कि माइलेज भी आपका एक पॉइंट रहा इस गाड़ी को लेने के लिए, क्या कुछ माइलेज अभी आपको निकल रही है? माइलेज जब नई नई आई थी तब तो बहुत इम्प्रेसिंग थी, अभी थर्ड सर्विस के बाद
मैंने ज़्यादा चलाई नहीं, 500-600 किलोमीटर ही चलाई है थर्ड सर्विस के बाद, तो शायद मुझे ऐसा फील हुआ है कि कम हुई है। बट मैं बता देता हूँ फिगर्स। पहले मेरे को लोकल में 16-17 मिल जाती थी। लोकल इन द सेंस कि मैं फरीदाबाद में ही चला रहा हूँ। ठीक है। कभी दिल्ली चला गया, लाइट ट्रैफिक है, गुड़गांव चला मतलब गया, हैवी ट्रैफिक में नहीं, लाइट ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक में 16-17 मिल जाती थी। हाईवे पे मैंने इसको यहाँ से लेकर मैं अपने होम टाउन गया था, तो होम टाउन नहीं, इन लॉस गया था। तो मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर्स के आसपास चली थी सिंगल रन में। सिंगल रन में। बीच में 1-2 ब्रेक लिए थे चाय वाय के लिए, तो वहाँ पे मेरी 20 की आई थी हाईवे पे। तो एक्सपेक्टेशंस जो थी आपकी, और जो 20 आई थी उसमें मेरी गाड़ी 1 आवर डेड ट्रैफिक में थी, बम्पर टू बम्पर में। मतलब एक्सपेक्टेशन जो आपने रखी थी गाड़ी परचेस करने टाइम, वो मीट हो गई? मैं मान के चल रहा था मेरे को 15 की माइलेज मिल जाएगी, वो मिल गई। और अभी थोड़ा सा डाउन आ रहा है इसमें, या ये आप जस्ट मुझे थोड़ा सा और लग रहा है? चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा चली नहीं है ना, 500-600 किलोमीटर ही चलाई है, वो भी काफ़ी 1-1.5 महीने में। तो अभी जो MID शो कर रही है 15 शो कर रही है। हो सकता है कि मैंने ज़्यादा ही लोकल भीड़ वाले में चलाई है। मतलब माइलेज का मुझे कंसर्न नहीं है। ओवरऑल उतना ही आसपास जो माइलेज है वो हाँ, आपको मिल रही है, वो mileage ठीक है, का, जो कि हाँ। आप कह रहे हैं आपके हिसाब से इनफ रहने वाली है। AC वगैरह का कैसा रहता है रिस्पॉन्स? AC अच्छा है। और सीटिंग वगैरह जो है? मैं ही चलाने वाला हूँ घर में, तो मैं आगे वाली सीट पे ही बैठता हूँ मेजरली, तो सीट्स कंफर्टेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पीछे वाली सीट पे कभी बैठा ही नहीं है। बाकी जब टेस्टिंग करी थी, जब गाड़ी ली थी, तब थोड़ा सा बैठ के देखा था, लेग स्पेस अच्छा है गाड़ी में, वो ऑप्शन है कितना रिक्लाइन करना है, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पॉइंट है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट अच्छा है। हर सीट पे हेडरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल जो है वो आपको ठीक ठाक सब कुछ मिल जाता है। बाकी कोई इशू लगा नहीं मुझे। आपको ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं मार्केट के अंदर। लाइक सेल्टोस के अंदर अपडेट आ गया, क्रेटा में देखोगे तो क्रेटा के अंदर भी अपडेट आ गया, जो कि इस बजट में आती हैं गाड़ियाँ। उनके बारे में अब पॉइंट की आपके बात करें, मतलब जैसे एक छोटा सा आइडिया लेना है, उनके बारे में अभी आप क्या देखते हो? अगर जो नया क्रेटा का मॉडल आया उस टाइम पे जो होता, तो शायद मैं सोच सकता था। पुरानी वाली क्रेटा को मैंने नहीं कंसीडर किया था। ठीक है, कोई खास रीज़न? मुझे लुक्स नहीं अच्छी लगती थी उसकी, जो सेकंड जनरेशन थी। सेकंड थी या थर्ड थी मुझे पता नहीं, जो लाइट्स थोड़ी सी इन्होंने अलग, जो रिसेंट अभी आउटडेट हुई है वो। जो नया वाला है ये मुझे पसंद है। बट फिर भी इसमें अगर देखा जाए, मैंने क्या कंपैरिजन किया था जब मैंने ली थी, कि मुझे इसके बेस मॉडल में एक तो पुश स्टार्ट मिल गया था, तो बार बार चाबी निकाल के स्टार्ट करना, वापस चाबी जेब में रखना और लॉक करके फिर जाना, वो टेंशनबाजी नहीं है, जो कि जनरली बेस वेरिएंट में कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो ये मेरे को बहुत सही लग रहा था। दूसरा, ये मेरे ख्याल से पहली गाड़ी थी जिसने चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक दे दी थी, ठीक है। और आर्मरेस्ट मिल रहा था मुझे बेस में विद स्टोरेज। ये 3 फैक्टर थे जो बहुत अच्छे लगे। ऑटो AC, डिफोगर, इस तरीके के फीचर मिल जाते हैं। ऑटो AC मिल गया बेस में ही, तो इसमें मुझे क्या कमी थी, बस एक स्टीरियो तो लगना था, और स्पीकर भी आते हैं 2 आगे 2 स्पीकर आते हैं। ठीक, तो मुझे बस ये था कि यार 2 स्पीकर लग जाएंगे, बाकी गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, मुझे कोई हाई-फाई फीचर रिक्वायर्ड नहीं थे, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब अभी अपर सेगमेंट है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता था। मतलब कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल पैकेज अच्छा है, ये जिस तरीके से गाड़ी का प्राइस रखा गया है, जिस तरीके से फीचर ऑफर किए गए, बट इन कमियों को जो कि आपने गिनवाया स्टार्टिंग के अंदर, उनको अगर रेक्टिफाई कर दिया जाए, लाइक अगर आप हेडलाइट अच्छी नहीं दे रहे तो फॉगलाइट का जुगाड़ कर दो कुछ ऐसी जगह पे कि उसमें जो है का ऑप्शन है नहीं इसके अंदर। हाँ। अब वो लटकती रहे हैं किसी आफ्टर मार्केट लगा आफ्टर मार्केट, तो वो समझ नहीं आता। मैंने जब गाड़ी ली थी तो मैंने इसमें कुछ भी बाहर से नहीं कराया, जो भी है सर्विस सेंटर से ही। मुझे पता है हायर कॉस्ट पे मिल रहा है, बट मैंने बाहर से टच ही नहीं कराना था। अब कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर से जाके लाइटें लगवा लूँ इसमें। मेरी तो बस यही थी कि अगर वो लोग को मैं बता रहा हूँ, फीडबैक दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये गाड़ी लॉन्च की है कि भाई ये मतलब कस्टमर इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, कि इसको ठीक कर सकते हो तो कर लो, बट उनका है ही नहीं मोटिव। बैक एंड पे अगर देखा जाए, जब मेरी उनसे ऑफलाइन बात हुई, जो मारुति से आए थे, दे एग्रीड कि प्रॉब्लम है, बट वो लाचार है उनके पास कुछ था नहीं।
ठीक है, मतलब रेक्टिफिकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जो है वो सहना पड़ रहा है। हाँ, अगर ये शायद किसी और कंट्री में हुआ तो सेफ्टी कंसर्न बन के सारी गाड़ियाँ कॉल बैक होती और लाइट चेंज होती। इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर मारुति करना चाहे। हाँ, तो एक लैंप अपना बल्ब जो भी बल्ब चेंज है, होना है, बल्ब के अंदर बल्ब थोड़ा भी चेंज इम्प्रूव कर होना है। सकते हैं। हाँ, और वो अपना चाहे हमसे पैसे ले लें लेकिन अपने सर्विस सेंटर पे अवेल कराएं हाँ, कि भैया कि आप उसको जिसने रिप्लेस करवा सकते हैं। जिसने अपनी हेडलाइट अपग्रेड करानी है ये वो हम ही करके देंगे और वी कंसिडर इट इन वारंटी। तो यार जो 10-15 हज़ार लगने हम दे देंगे। ठीक है, तो ये एक रिव्यू था सर का हम अपनी तरफ से, कि इसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कुछ कमियां जो हैं वो फेस करी, क्या कुछ अच्छाइयां हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने कमियां देखी हैं, जहां पे अच्छाइयां थी उसको पूरा तरीके से बताया है। अब इसको नंबर देना हो सारे अभी तक प्रोडक्ट को, आपको 10 में से आप कितने नंबर से रेट करेंगे? अगर लाइट्स का हटा दिया जाए हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छी गाड़ी है। परफेक्ट है, मतलब कि दोबारा से अगर कंसिडर करना हो बाई चांस तो आप इस पे जा सकते हैं। इससे ऊपर वाला मॉडल ले लेंगे जिसमें जेटा जिसमें एलईडी आती है। एलईडी आती हैं, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम सिर्फ लाइट से हैं और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप जो है अगर इस बजट में गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ग्रैंड विटारा का ये ओपिनियन था सर का। आप इनके ओपिनियन से मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो है देख सकते हैं और उस तरीके से अपने बाइंग को डिसीजन को जो है वो चेक कर सकते हैं। ये था एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू ग्रैंड विटारा का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप भी दिल्ली एनसीआर से इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।